हाय गाइस, दिस इज़ जुल्कदीर ऋषि। तो आज हमारी ASP.NET MVC वेबिनार का डे 5 है। तो आज हम देखेंगे कि रेजर सिंटेक्स क्या होती हैं, HTML हेल्पर्स क्या होती हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली रेजर सिंटेक्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से उन सिंटेक्स का यूज़ किया जा सकता है, सर्वर साइड की कोडिंग और क्लाइंट साइड की कोडिंग को कैसे मिक्स किया जा सकता है, कैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे रेजर सिंटेक्स में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि HTML हेल्पर्स में कैसे टेक्स्ट बॉक्स को बनाया जा सकता है, या फिर फॉर्म का किसी भी कंट्रोल्स को, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, या चेक बॉक्स हो गया, तो इन सब चीज़ों को कैसे बनाया जा सकता है और HTML का हेल्पर का यूज करके, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद कैसे स्ट्रांगली टाइप्ड चीज़ें बनाई जा सकती हैं और लूजली कपल्ड चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू हैंडल और हैंडल एक्सेप्शंस इन और MVC एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कंट्रोलर ओपन हुआ है, ठीक। तो रेजर सिंटेक्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी एक नया पेज ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि MVC लिखेंगे तो ये आ जाएगा, टैब बटन दाबेंगे तो ऐसे बन जाएगा। बाकी अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप पूरा ये कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेज का नाम कुछ दे दे रहा हूँ, लाइक रेजर पेज। मैं कुछ भी यहाँ नाम दे सकता हूँ। यहाँ पर आप एक नया पेज बना सकते हैं कोई भी। तो ये मेरा पेज जो है वो, चूँकि मैंने ऊपर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये HTTP गेट टाइप कर है, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं HTTP गेट लिख सकता हूँ। मैं कितनी बार ये बता चुका हूँ आपको, तो इसके समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद चूँकि ये चीज़ तो मैंने ऐड कर दी, लेकिन अभी इसका कोई पेज नहीं बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड के अंदर, ना कि बाहर। जब भी हमें नया पेज ऐड करना है तो उस मेथड के अंदर आएंगे हम, और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू पे जाएंगे। जैसे ही हम ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे तो हिंट आ जाएगा। अभी हमें इसको पार्सल बनाना है, नहीं इसके कोई मास्टर पेज यूज करना है, तो जैसे सिंगल हम इसको रहने देंगे। ऐड बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। पेज हमारा ऐड हो चुका है। अभी क्या है, मैं सिंपली एक हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ H1 टैग के साथ। हेडिंग में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लाइक डे 5 वेबिनार ट्यूटोरियल, ठीक है। मैं एक BR टैग यहाँ दे देता हूँ। सो ये बेसिकली एक सिंपल सा मैंने पेज बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है कि रेजर सिंटेक्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जा सकता है। देखिए, रेजर सिंटेक्स क्या होते हैं कि क्लाइंट साइड पे कोई भी चीज़ें अगर एट सिंबल से स्टार्ट होती हैं तो वो रेजर सिंटेक्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है @ ठीक। @ के बाद करली ब्रेसेस ओपन हुआ है। तो जैसे कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे भी अगर मैं लिखूँ @ ठीक, तो ये @ जो है वो सर्वर साइड की कोड को दिखाता है। तो जैसे मैंने लिखा @ ये रेजर सिंटेक्स में आ गया। और अगर मैं @ करके ये करली ब्रेसेस बना दिया, @ करके अगर मैं करली ब्रेसेस बना देता हूँ तो इसको रेजर ब्लॉक बोलते हैं। अगर मैं ये करली ब्रेसेस बनाता हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी @ के साथ लगा होता है, तो इसको रेजर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ रेजर ब्लॉक। यहाँ पर मैं इस हिसाब का कोड लिख सकता हूँ, तो दिस इज़ रेजर ब्लॉक, ठीक। ये रेजर ब्लॉक है। लेकिन अगर हम सिंपल, अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं लाइक डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। ये बस इसलिए कि C# का कोड यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये बेसिकली HTML ही है। इसके आगे हम जो भी लिखेंगे ये एज HTML काउंट होगा। लेकिन @ सिंबल के साथ जो कनेक्टेड था वो C# के कोड को काउंट करेगा, मतलब कि ये सर्वर साइड का कोड काउंट करेगा। तो @datetime.now जो मैंने लिखा ये सर्वर साइड का कोड है, ठीक है। ये C# का कोड है। तो C# के कोड की मदद से मैंने ये चीज़ लिखा। लेकिन इसके बाद क्योंकि कोई रेजर ब्लॉक इसमें नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनलाइन स्टेटमेंट। तो ये इनलाइन है, इनलाइन रेजर है, ठीक। तो ये इनलाइन रेजर कहला सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजर को, सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं इनलाइन और ब्लॉक में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपली, अगर मैं यहाँ पर डेट दिखाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट टाइम, ठीक। ये मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ @datetime.now.toString, ये मैं लिखता हूँ। तो ये क्या होगा, ये अभी डेट दिखा देगा, ठीक है। तो ये इनलाइन ब्लॉक का डेट है। लेकिन अब ये है, मैं ऐसे अगर करूँ @, ठीक, ये मैं लिखूँ और यहाँ पर datetime.now.toString करूँ, तो ये कहीं प्रिंट नहीं होगा, ठीक। ये कहीं प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर देखो सेमी कॉलन लगाने के लिए भी कह रहा है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। ये ऐसे मुझे सेमी कॉलन भी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये कहीं प्रिंट भी नहीं होगा, जबकि इसी पेज पे लिखा है। क्यों नहीं प्रिंट होगा, प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रेजर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मतलब अब इसके अंदर जो भी कोडिंग की जा रही है वो C# की कोडिंग की जा रही है। अगर हमें इस पर डिफ्रेंशिएट करना है, कहने का मतलब कि
हमें शीशात की कोडिंग हम जैसे कर रहे हैं और उसके बीच में मुझे कोई एचटीएमएल का कोड करना है, ठीक, तो उसके लिए हम दूसरे सिंटेक्स का यूज करते हैं, ठीक। @कॉलन का हम यूज कर सकते हैं ऐसे, @कॉलन का यूज करके कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, ठीक। तो यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, एक ये तरीका हो गया, ठीक। एक मैं अगर ऐसे कर लूँ @कॉलन और मैं लिख दूँ कि डेट टाइम, इसके साथ में ही लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डेट टाइम मिक्स करके लिख देता हूँ। क्योंकि ये एक लाइन में आ गया है तो सर्वर साइड का कोड यूज करने के लिए हमें सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेजर ब्लॉक हो गया। रेजर ब्लॉक के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, रेजर ब्लॉक का जो एक्सेस था उसको मैंने एंड किया। फिर उसके बाद क्या नाम है कि मैंने फिर से रेजर ब्लॉक का एक कोड लिख दिया, ठीक है, रेजर सिंटेक्स का, इनलाइन सिंटेक्स का एक कोड लिख दिया। तो ये चीज़ है। तो इसको अगर हम रन कराएं तो बेसिकली ये डेटा हमारा दिख जाएगा। तो अभी प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कई बार बताया कि एमवीसी के एप्लीकेशंस पहले बिल्ड होते हैं फिर उसके बाद रन होते हैं। तो वही केस है यहाँ पे। उसके बाद रेजर ब्लॉक्स में जैसे कि ये हो गया, उसके बाद रेजर ब्लॉक्स में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अगर हम एक ग्लोबल वेरिएबल सबसे बिना किसी ब्लॉक के, अगर कोई एक्सटर्नल ब्लॉक में हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, मतलब कि वो जो है वो ग्लोबली एक्सेस होगा, वो वेरिएबल ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर किसी पार्टिकुलर स्कोप के अंदर हम वो वेरिएबल बना रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो पार्टिकुलर स्कोप के अंदर होगा। अभी हम देखते हैं उसको भी कैसे यूज़ किया जाता है। तो पेज हमारा रन हो चुका है। तो पहले जो ये प्रिंट हो रहा है, पहला वाला जो बॉक्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एक बार मैं इसको BR1 लगा देता हूँ इसमें।
यहाँ पे मैं एक br टैग लगा देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो जो पहला वाला डेट टाइम प्रिंट हुआ है, ठीक, तो ये एक किस तरीके से प्रिंट हुआ है, ये सिंपली एक HTML की तरह प्रिंट हुआ है। जैसे हम सिंपली अगर कोई HTML लिख रहे हैं तो HTML हम लिख रहे हैं और साथ में जब भी हमें सर्वर साइड का कोड लिखना हुआ हम तुरंत @ यूज किया और तुरंत हमने लिख दिया। ठीक, तो ये इस तरीके से यूज हुआ है। लेकिन दूसरी बार जो हमने यूज किया है, ठीक, दूसरी तरीके से हमने यूज किया तो हमने उसको इनलाइन ब्लॉक में जो @ का ब्लॉक होता है, मतलब कि रिजर्व ब्लॉक है, उसके अंदर हमने लिखा है। और उसके अंदर हमने ये टेक्स्ट हम कैसे लिख पाए हैं, जब हम इसका यूज़ किए हैं। अगर हम इसका यूज़ ना करें, @ सिंबल का यूज़ ना करें, तो इस टेक्स्ट को ये क्या समझे, इस टेक्स्ट को ये सर्वर साइड का कोड समझेगा और इसको क्या समझेगा कि ये C# का कोड है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं, लाइक हमने @ ब्लॉक में मैं आ गया, अब मैं ये न लिख के मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लाइक तो ये स्ट्रिंग का हेड, देखिए स्ट्रिंग हिंट में मिल गया, मतलब कि सारा जो है वो सर्वर साइड का कोड चलने लगा। लाइक मैं स्ट्रिंग का एक str ले लेता हूँ और इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक वेरिएबल में, इस ब्लॉक में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक, मैंने इसमें हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर कर लिया। ठीक, अगर मुझे इसको यूज करना है, ठीक, जैसे कि समझ लो इसको मुझे 5 बार रिपीट करना है। ठीक, तो चूंकि ये C# का कोड चल रहा है, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर लूप लिख सकता हूँ। मैं फॉर लूप लिखा और मैंने लिख लिया वेर i = 0, i < 5, ठीक, i++। अब मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसके बाद मुझे क्या करना है कि समझ लो कि मुझे इसी टेक्स्ट को रिपीट करना है, हेलो वर्ल्ड को 5 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जैसे कि समझ लो कोई टैग ले सकता हूँ, लाइक स्पेन। अब जैसे ही मैंने इसको स्पेन लिया यहाँ पर, तो होता क्या है कि रिजर्व ब्लॉक में, तो हम रिजर्व ब्लॉक में क्या करते हैं कि क्लाइंट साइड का सर्वर साइड का कोड मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक, तो उसमें ये होता है कि जिस भी रेंज में, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, रिजर्व ब्लॉक शुरू किया। रिजर्व ब्लॉक शुरू करने के बाद तुरंत क्या हुआ कि C# का कोड चल रहा है, C# का कोड यहाँ भी चला, C# का कोड यहाँ भी चला। अब जैसे ही C# का कोड एंड हुआ और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर स्पेन टैग मैंने लगा दिया, या कोई भी HTML का क्लाइंट साइड का मैंने टैग लगा दिया। तो अब इसके बाद जो भी हम लिखेंगे ये क्या होगा, ये C# का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिया, मतलब कि C# अब यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रह गया, अब यहाँ पर C# नहीं चलेगा। ठीक, अब C# मुझे फिर से यहाँ पर अगर मुझे कोई नीड है, लाइक मुझे इस वेरिएबल को मुझे यहाँ प्रिंट कराना है। ठीक, तो अब C# का फिर से नीड पड़ रहा है उस वेरिएबल को डालने के लिए, तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, @ सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब रिजर्व ब्लॉक का यूज़ करना। तो या तो मैं ऐसे लिख दूँ, रिजर्व ब्लॉक का यूज़ करके लिख दूँ, या फिर मैं सिंपली क्या करूँ, @ करके मैं उस वेरिएबल को लिख लूँ। तो @str मैंने लिख लिया। तो अगर मैं इतना केवल करूँगा तो इसके बाद क्या होगा कि 5 बार ये str रिपीट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये क्या है, ये एक इनलाइन है, तो ये इनलाइन अगर है, इनलाइन ब्लॉक है, तो उसके बाद हम जो भी अगर इसके बाद लिखेंगे तो ये C# नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि ये इनलाइन है, इनलाइन में HTML ही समझता है। ठीक, और जो इनलाइन के साथ जुड़ा होता है, मतलब @ के साथ जो भी करंट में जुड़ा होगा वो C# होगा, वरना उसके बाद तुरंत ये क्लाइंट साइड पे आ जाएगा। तो मैंने br लगाया, तो ये br को क्लाइंट सर्वर साइड नहीं समझेगा, लेकिन str को जरूर सर्वर साइड समझेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि str जो भी ये वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, बार बार रिपीट होके। लाइक हम देख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करके पेज को। तो देखो जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो 5 बार हेलो वर्ल्ड हमारा जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक, तो एक ये कभी कभी नीड हमें ये पड़ती है कि हमें कोई भी टैग हमें यूज़ नहीं करना होता है। ठीक, लाइक अगर मैं सिंपली कोई भी टैग नहीं यूज़ करना चाहता, ठीक, मैं कोई भी पेज पे टैग नहीं यूज़ करना चाहता, मैं सिंपली इस str को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस str को ऐसे लिख दूंगा, चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये C# का कोड की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक या तो मैंने बोला आपको यहाँ पर @ इसका यूज़ करिए, ठीक, कॉलन का। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम str लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये प्रिंट कर देगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर करके दिखाया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है C# में रिजर्व सिंटेक्स के लिए। ठीक, अब इस टेक्स्ट में क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इस str को पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब इस str को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। अब इसको मैं रिपीट करूँगा तो बिना स्पेन टैग के ये रिपीट हो जाएगा। ये देखिए रिपीट हो गया, हमें कोई भी स्पेन टैग वहाँ पर नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ है। br टैग इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर चाहे तो हम br टैग लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इनलाइन ब्लॉक की कैसे रिजर्व सिंटेक्स लिखा जाएगा और इसमें कैसे रिजर्व सिंटेक्स लिखा जाएगा, इस चीज़ को हमने जाना। उसके बाद हम क्या जान सकते हैं और कि ये जो सिंटेक्स ऐसे लिखे जा रहे हैं वो तो ठीक है,
लेकिन और भी क्या चीज़ें यूज किया जाता है, जैसे कि हम अगर समझ लो कि यहाँ पर ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक, लाइक मैं डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक, और यहाँ पर मैं इसमें कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, लाइक दिस इज़ वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पर मैं जो डिक्लेयर किया हूँ वेरिएबल, तो उसको मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक, तो एट द रेट में लगाऊंगा और मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था इस ब्लॉक में, लेकिन तब भी उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर बाय द वे मैंने उस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक, str, ठीक, तो मैं इस str को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जो भी ब्लॉक में होगा उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका मतलब स्कोप, किसी स्कोप के अंदर, तो मैंने लिखा str stt या कोई भी वेरिएबल फॉर लूप, यहाँ मैं एक वैल्यू दे दिया। अब मैं अगर stt यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ stt, तो stt मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी के पार्टिकुलर स्कोप के अंदर है। तो पार्टिकुलर स्कोप के अंदर रहेगा तो रेजर ब्लॉक में एक्सेस नहीं होगा, और ना ही रेजर पेज में या व्यू में कहीं एक्सेस होगा। लेकिन हाँ, रेजर ब्लॉक में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक, तो वो यूज हो सकता है। लाइक हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई भी हम मॉडल डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर यहाँ पर नीचे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अगर कोई इफ इल्स कंडीशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेजर ब्लॉक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली हम क्या करते हैं, इफ़ लिखेंगे, ठीक, जो भी कंडीशन यहाँ देना पड़ेगा, लाइक हम यहाँ पर दे देते हैं 1 = 2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लॉक बन जाएगा और इल्स का ब्लॉक यहाँ पर बन जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो अगर हम इफ़ यूज करते हैं, इफ़ ब्लॉक यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अलग से हमें रेजर ब्लॉक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लूप अगर हम यूज करना चाहते हैं एक्सटर्नल, जैसे हम समझ लो कि किसी पेज पे, ये तो अभी रेजर ब्लॉक के अंदर फॉर लूप था, लेकिन अगर बाहर हम फॉर लूप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, रेजर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फॉर लिख के टैब डाल देंगे तो सारा बन जाता है ऑटोमेटिक, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैं i = 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक 10 तक मुझे लूप चलाना है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ठीक, राइट योर कोड। यहाँ पे भी हम अपना कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम अपना कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी लूप, जैसे फॉर लूप हमने बना लिया, फॉर ईच लूप भी हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो हमें किसी एक्सटर्नल आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक्सटर्नल ब्लॉक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये एक इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करेगा। इनलाइन ब्लॉक में हमने ये फॉर लूप बनाया, अब उसका स्कोप यहाँ तक है तो ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। उस स्कोप के अंदर हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जैसे कि अब देखो होता क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये रेजर ब्लॉक वर्क करता है। जैसे कि अगर रेजर ब्लॉक जो है उसका अगर सिंटेक्स हमें सीधे सी शार्प से शुरू हो रहा है, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ इफ़ शुरू किया, अब इफ़ के बाद जैसे यहाँ पर तुरंत सी शार्प आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ भी सी शार्प का कोड आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सीधे सी शार्प की तरह एक्सेस होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि सी शार्प लिखते लिखते अगर समझ लो सी शार्प का कोड हम लिख रहे हैं, लेकिन हमें तुरंत HTML की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें वहाँ पर कोई HTML टेक्स्ट दिखाना है या कुछ भी HTML लिखना है, ठीक। तो तुरंत हम वहाँ पर वो अपना टैग, जो भी हमें जिस टैग में लिखना पड़ेगा वो टैग ओपन करेंगे, फिर तुरंत ये HTML का शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिख सकते हैं। अब ये HTML समझने लगेगा। अब फिर HTML में हमें फिर से समझ लो सी शार्प लिखना है तो हम फिर @ सिंबल लगा लेंगे और कोई भी एक्सेस कर लेंगे, लाइक str का हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, सेम तरीके से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम रेजर सिंटेक्स में किस तरीके से ब्लॉक्स को यूज करें, उसको यूज करें, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। बाकी प्रैक्टिस से रेजर सिंटेक्स को और अच्छे से आप जान सकते हैं। मॉडल को हम एक्सेस कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम स्मॉल में हम लिखते हैं मॉडल, और उसके बाद मैं अपना अगर कोई मॉडल इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्मॉल में मॉडल लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद मॉडल का नाम बताना पड़ता है। लाइक मैं यहाँ पर समझ लो कि स्टूडेंट का मॉडल है मेरे पास, तो @मॉडल, यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा MVC 7 days .models.student। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को दिखा दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पर जब यूज करना चाहूँगा, लाइक मुझे यहाँ पर समझ लो कि मुझे यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर समझ लो कि कोई मेरा एक स्पेन टैग है जिसमें लिखा है रोल नंबर, ठीक, रोल नंबर लिखा है। अब मुझे यहाँ पर रोल नंबर दिखाना है तो @ मैं यूज करूँगा मॉडल डॉट, ओके, रोल नंबर का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो मैं स्टूडेंट नेम समझ लो, ये जो प्रॉपर्टी है ये समझ लो स्टूडेंट नेम मुझे दिखाना है, स्टूडेंट नेम। तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिखाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मॉडल, फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम,
या जो भी मॉडल, उस मॉडल में जो जो प्रॉपर्टी है उनको दिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद जहाँ पे हमें यूज करना है वहाँ हम यूज कर पाएंगे इस तरीके से। ऐसे करके हम एंटर करके दूसरी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, या फिर जहाँ भी हम प्रिंट करना चाहें, कोई वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है रिजर्व ब्लॉक का। तो रिजर्व ब्लॉक मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। तो अब मैं मूव करना चाहूँगा कि अगले सिंटेक्स पे। अब हमारा क्या था कि HTML हेल्पर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ रिजर्व ब्लॉक को, और यहाँ पर एक दूसरा पैनल बनाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म टैग मैंने ओपन किया और उस फॉर्म में मैं कुछ मेथड लिख दे रहा हूँ। मेथड पोस्ट है इसका, और एक्शन जो होगा URL डॉट एक्शन, और सिंपली मैं इस पेज का जो है वो पोस्ट मेथड है रिजर्व पेज, तभी मैं पोस्ट मेथड बनाऊंगा रिजर्व पे, तो उस पर मैं लिख दूंगा। तो बेसिकली उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर HTML हेल्पर्स का यूज़ करके बताऊंगा किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो लाइक कि मुझे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स अगर बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे @ ठीक। HTML हेल्पर का यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। ये हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हम लिखेंगे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि एक सिंगल प्रॉपर्टी, देखो 7 तरीके से ये मेथड ओवरलोडेड है। एक तो सिंगल प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं सिंपल, इसका नाम, जैसे इसमें कोई भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक कि स्टूडेंट नेम है, ठीक। यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम लूँगा। अब जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये स्टूडेंट नेम नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा, और जिसमें स्टूडेंट नेम इसकी ID होगी, उसका नेम होगा। सिंपली इतना करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट नेम है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो ये देखो टेक्स्ट बॉक्स ये बन चुका है, ठीक है। अब इसको मुझे पता कैसे चलेगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया। अगर टाइप हम चेंज करना चाहते थे उसका हम नया एट्रीब्यूट लगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक। और बाकी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID ये दोनों सेम ये प्रॉपर्टी जनरेट कर देता है। हमने अभी केवल एक प्रॉपर्टी दी थी, यहाँ पर मैंने बताया कि इसको ये स्टूडेंट नेम नाम की प्रॉपर्टी बनेगी। तो उस पर इसने स्टूडेंट नाम की इसकी एक इनपुट टाइप देखो इसने टेक्स्ट बनाया, वैल्यू में कुछ भी नहीं दिया है, और इनपुट टाइप में यहाँ पर नेम में स्टूडेंट नेम और ID में भी स्टूडेंट नेम पास किया है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बाय द वे कभी हमें समझ लीजिए हमें ऐसा करना है कि हमें इस पर एक नई प्रॉपर्टी लगानी है, नई प्रॉपर्टी के इसमें कोई वैल्यू डालनी है, ठीक। तो हम एक तरीके से ऑल ओवरलेड कर सकते हैं यहाँ तक ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू, यहाँ पर मतलब कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू लिख के आएगा, लाइक दिस इज नेम वैल्यू, ठीक। अगर मैं केवल इसको करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि नेम की वैल्यू अब आई है। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन है, मतलब कि पहली प्रॉपर्टी जो थी इनपुट जो हमने लिखा टेक्स्ट बॉक्स, उसमें पहली प्रॉपर्टी जो थी वो ये दिखा रही थी कि किस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये दिखाएगी कि हम यहाँ पर जो पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है, वो पैरामीटर में हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम और भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, लाइक कि मुझे कोई क्लास लगानी है तो मैं यहाँ न्यू लिखूँगा और यहाँ पर आऊँगा, और मुझे समझ लो कोई क्लास इस पर लगानी है तो मैं लिखूँगा @ यहाँ पर कोई भी बेसिकली क्लास नहीं, HTML की कोई भी एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ लगाना चाहते हैं उसको @ से शुरू करिए, लाइक मुझे क्लास लगानी है तो @ क्लास, डेटा लगाना है तो @ डेटा, या कोई भी प्रॉपर्टी में एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगाना है तो उसके लिए मैं @ यूज़ करूँगा, न्यू के अंदर @ यूज़ करूँगा। मैंने क्लास लगाना था, क्लास इक्वल टू डबल कोट में उसकी वैल्यू मैं दे दूँगा, ठीक। तो मुझे समझ लो कि मुझे क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल की, तो मैंने लिखा फॉर्म कंट्रोल, ठीक। अब फॉर्म कंट्रोल का यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप पहली बात तो मैंने कोई इंस्टॉल किया नहीं इसमें, ठीक। और फॉर्म कंट्रोल नाम की कोई क्लास मैंने इसी बनाई है। लेकिन हाँ, अब इस पता कैसे चलेगा कि हमारा क्लास लग गया,
ठीक, वो इससे पता चलेगा क्योंकि इसके क्लास एट्रीब्यूट में वो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, तो आप ये देखिए क्लास हमें लगाना था, क्लास के अंदर देखिए लिखा हुआ है फॉर्म कंट्रोल, तो मतलब हमारा क्लास जो है वो लग गया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे कि कभी कभी हमें नीड पड़ती है, वैसे हम लिखते हैं तो हमें लाइक इनपुट बॉक्स हम जैसे लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ फिर से एक इनपुट, तो लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमें कभी कभी नीड पड़ती है डेटा एट्रीब्यूट की, लाइक डेटा डैश आईडी हम कुछ देना चाहते हैं, या डेटा डैश नेम। डेटा के साथ डेटा जो है वो HTML5 की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब HTML5 की इस डेटा प्रॉपर्टी के साथ हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम हम खुद से ले सकते हैं। तो ये होता है, तो मैं डेटा डैश नेम कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे कोई वैल्यू, तो अगर इसको मैं यहाँ से यही, जैसे कि ये भी तो एक एट्रीब्यूट ही है, लेकिन अगर इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ लिखना चाहूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ डेटा डैश नेम, ठीक, तो ये नहीं लेगा। ठीक, अब ये एरर आएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम क्लास को तो हम लिख लिए, लाइक मुझे अगर क्लास लिखना था तो मैं क्लास को तो ऐसे ही सेम टू सेम लिख लिया, लेकिन डैश एट्रीब्यूट को नहीं लिख पाया। तो HTML में ये है, HTML हेल्पर में अगर हम कभी भी हमें डैश लगाना है तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि HTML हेल्पर में कभी भी हमें डैश लगाना है तो उस चीज़ को हम अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे। लाइक मुझे बनाना है डेटा डैश नेम, तो मैं लिखूंगा डेटा अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू मैं पास करूँगा। तो ये जब रन होगा, ठीक, तो डेटा अंडरस्कोर नेम जो बनेगा वो डेटा डैश नेम हो जाएगा। ठीक, मतलब HTML5 की डेटा प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी हम वैल्यू डालेंगे। ठीक, तो अब ये जब मैं रन कराऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। उसके बाद मैं सिंपली एक BR टैग लगा देता हूँ और मैं दूसरी चीज़ आता हूँ, लाइक मैं टेक्स्ट एरिया पे आ रहा हूँ। टेक्स्ट एरिया हमको बनाना है। ठीक, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, html.टेक्स्ट एरिया। ठीक, टेक्स्ट एरिया हमने यूज किया। टेक्स्ट एरिया में फिर से वही सेम चीज़, हम यहाँ पर एरिया का नाम बता सकते हैं, टेक्स्ट एरिया का नेम एट्रीब्यूट बता सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका नाम एड्रेस होगा। ठीक, तो मैं एड्रेस दे दिया। उसके बाद फिर से वही चीज़ें, यहाँ पर कोई वैल्यू हम देना चाहते हैं तो हम वैल्यू भी दे सकते हैं। या देखिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू हम देना चाहें तो दिस इज़ वैल्यू एड्रेस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर कोई भी हम न्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो @क्लास हो या कोई और भी हो। ठीक, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट एरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आता हूँ, लाइक मैं आता हूँ कि चेकबॉक्स पे। चेकबॉक्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, html.checkbox। ठीक, चेकबॉक्स लिखेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स में हम यहाँ पर नेम पास करेंगे कि ये किस नाम का चेकबॉक्स होगा। लाइक मैं यहाँ पर समझ लो कि ये हॉबी नाम का चेकबॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर बूल टाइप का वैल्यू देंगे, ट्रू फॉल्स, मतलब ये चेकबॉक्स चेक रहेगा या अनचेक रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रू, तो ये चेकबॉक्स जो होगा वो चेक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चेकबॉक्स जो है वो चेक हुआ आया है। ठीक, ये चेकबॉक्स जो है वो चेक हुआ आया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ ट्रू पास की थी। अगर यही वैल्यू हम फॉल्स पास कर देंगे तो ये जो चेकबॉक्स है वो चेक हुआ नहीं, अनचेक हुआ आएगा। ठीक, अनचेक हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चेकबॉक्स को कैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स के बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स, तो उसके लिए सबसे फेमस मेल फीमेल हम का रेडियो बटन हम देख लेते हैं। तो उसके लिए समझ लो मेल मुझे लिखना है, मेल का दिखाना है, तो मैंने मेल ऐसे सिंपली लिख लिया। फिर उसके बाद हमें सर्वर साइड का कोड यूज करना है, तो @html.radio बटन। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस रेडियो बटन का नाम क्या होगा, तो मैंने लिख दिया नेम में जेंडर, और उसके बाद उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं, या फिर दूसरी भी वैल्यू कोई भी पास, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू कोई भी हम वैल्यू यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने जेंडर में यहाँ पर मेल में ट्रू किया, और उसके बाद क्या नाम है कि
एक सेकेंड, मैं रेडियो बटन को इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर भी ठीक है। तो मेल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फीमेल @html डॉट रेडियो बटन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जेंडर, और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये ट्रू चेक रहे या अनचेक रहे, तो तब यहाँ पर हम देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में पैरामीटर में ये कह रहा है कि बूल टाइप की वैल्यू हम पास कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फीमेल चेकड रहे, तो यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे थर्ड वाले में। अब देखो फीमेल चेक आएगा, वो अनचेक आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखिए फीमेल जो है वो चेकड आया है, और जबकि ये अनचेकड आया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको चाहे तो इसको हम चेक करा सकते हैं, और दोनों भी है, जैसे भी प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे तो चूँकि जो दोनों का नेम सेम है तो इसलिए एक ही चेक होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन्स को बना सकते हैं। और फिर हम BR टैग लगाते हैं, और उसके बाद चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर मुझे बनाना है, मान लो ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर @html डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज करूँगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पास करना पड़ेगा कि किस नेम से हम ड्रॉप डाउन को एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कि ब्रांच। ठीक, कि ब्रांच का ड्रॉप डाउन है। ठीक, इसमें ब्रांचेस आएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ कि कोई भी वैल्यू, लाइक कि कोई स्टेटमेंट, जैसे कि हम जब भी ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो हम ड्रॉप डाउन में क्या लिखते हैं कि जब भी, लाइक मैं यहाँ पर एक बना होता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पे क्या पास कर सकते हैं, लाइक हम सेलेक्ट स्टूडेंट पास कर सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। ठीक, जैसे कि सेलेक्ट ब्रांच, इस टाइप का। तो इस तरीके की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक, उसको अगर हम पास करना चाहते हैं, ठीक, तो उसको हम यहीं से पास कर सकते हैं, हमें कहीं और से नहीं बाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लेबल की टेक्स्ट है, ठीक, तो वो हम पास करते हैं। तो मैं इसको पास कर दे रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट ब्रांच, ये टेक्स्ट अपीयर हो गया आएगा सबसे पहले। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे सोर्स बताना पड़ेगा कि जो ये ब्रांच बन रही है, ठीक, ओके, यहाँ पर क्या है कि सीधे हमें एट्रीब्यूट पास करना है। ये सिलेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा, दूसरे पैरामीटर में क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूसरे पैरामीटर में क्या है, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में क्या है कि हमें सोर्स पास करना है। तीसरे पैरामीटर में हम ऑप्शन लेवल पास करेंगे, तो दूसरे पैरामीटर में हमें सोर्स पास करना है। तो सोर्स यहाँ पर जो लेता है वो न्यू सेलेक्ट लिस्ट टाइप का लेता है यहाँ पे। तो मैं सेलेक्ट लिस्ट टाइप का यहाँ पर सोर्स देने जा रहा हूँ। तो सेलेक्ट लिस्ट टाइप का यहाँ पे हम सोर्स ले रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने नया ऑब्जेक्ट अपना बनाया, ठीक, तो नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी सोर्स पास कर सकते हैं। लाइक कि अगर कोई इनम में हमारा डेटा है, ठीक, तो अलग अलग लिस्ट होती है, इनम हम पास कर सकते हैं, न्यू सेलेक्ट आइटम लिस्ट पास कर सकते हैं अगर डेटाबेस चला रहे हैं, ठीक, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि एक इनम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे कि हमारी ये स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास में मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो अभी स्टॉप करता हूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ पब्लिक इनम। अभी हम इनम को भी अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। बेसिकली इनम से ये समझिए कि ये वैल्यू और टेक्स्ट का कंपैरिजन होता है, मतलब कि किसी भी वैल्यू को हम लिख सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, लाइक रेड मतलब 1, ब्लैक मतलब 2, इस तरीके से हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं।
मतलब कि हम अगर लिखेंगे रेट तो वो बैकएंड में 1 समझेगा सी शार्प। तो इस तरीके से हम मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को हम याद करते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डे के नाम हो गए, ठीक। तो इस तरीके से 1 2 3 में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो 1 2 3 कभी कभी हो गया कि ऐसे हमारी कोडिंग है तो हम समझ रहे हैं कि यार 7 कहीं लिखा हुआ है, तो 7 में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार 7 मतलब क्या था। लेकिन अगर 7 की जगह लिखा हुआ है वो कि संडे या फिर सैटरडे, ठीक, इस तरीके से कोई डे लिखा हुआ है या कोई कलर का नाम हो गया लाइक ऑरेंज, ठीक, तो वो ऑरेंज ज़्यादा समझ में आएगा इन कंपैरिजन टू 4 5 2 6। तो इसीलिए इनम इसीलिए आया है, ठीक। तो इनम बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट के फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू को हाइड करता है, रखता है अपने पास। तो मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ पब्लिक इनम, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ब्रांच। तो ब्रांच में बना रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ IT इक्वल टू 1। यहाँ पर वैल्यू हम दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो ये 0 से शुरू होगा, ये 0 से शुरू होगा। और इनम में ये भी होता है, लाइक मैं इक्वल टू 1 मैंने किया, फिर मैंने लिख दिया CS इक्वल टू 5, तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मैकेनिकल, ठीक। तो अब इनम में जो भी वैल्यू होगी, इनम में हमेशा वैल्यू आगे से शुरू होती है। अगर मैंने वहाँ पे 1 दिया तो इसके आगे का 2 आएगा, लेकिन 2 की जगह हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया 5, तो अब आगे का 5 आएगा। लेकिन अब इसके बाद इसमें तो कुछ नहीं बताया, तो अगर जिसमें हमने कुछ नहीं बताया तो पुरानी वैल्यू से अपडेट होकर वैल्यू आती है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अगर हम यहाँ होवर करके देखें तो यहाँ 6 बता भी रहा है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो 0 इंडेक्सिंग से शुरू होती है। तो लाइक IT हो गई, CS हो गया और मैंने दिया मैकेनिकल, ठीक। तो अब मैं मैकेनिकल को देखूंगा 2, यहाँ देखूंगा 0, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इनम भी बनता है। तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर इनम को एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा इनम गेट वैल्यूज़, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसका टाइप बताऊंगा, टाइप ऑफ, ठीक। अब टाइप ऑफ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका टाइप बताऊंगा, इनम का टाइप क्या है। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अपने मैं बेसिकली मैं उस इनम को एक्सेस करूँगा, तो डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकता, अपने प्रोजेक्ट के नाम के साथ एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ MVC 7 days, फिर मॉडल्स, फिर डॉट। अब उसके बाद क्या है कि हमारा ब्रांच था, तो मैंने ब्रांच एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर मेरा इनम जो है यहाँ पर एक्सेस हो गया है, ठीक। तो अब मैं इसको क्या है कि यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा या अभी रन कराऊंगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये ब्रांच यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। लेकिन ब्रांच तो बाइंड हो जाएगा, लेकिन अभी लेबल कोई नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में यहाँ पर एक लेबल भी लगा सकते हो। तो लेबल में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच। तो अब ये सिलेक्ट ब्रांच लिख के आएगा। अब फिर मैं कामा करके यहाँ पर कोई HTML की नए एट्रीब्यूट को ऐड कर सकता हूँ, लाइक क्लास हो गया है या फिर कोई डेटा एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लास लगा दे रहा हूँ, क्लास, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लाइक फॉर्म कंट्रोल, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन को इस तरीके से वर्क किया जा सकता है ड्रॉप डाउन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हिडन फील्ड कैसे काम करती है। तो हिडन फील्ड को करने के लिए हमें @HTML डॉट हिडन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो @HTML डॉट हिडन मैंने लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हिडन फील्ड एक जनरेट करेगा ये। अब उसका यहाँ पर नाम हम दे सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ HF हिडन फील्ड HF ID, ठीक। ये मैंने यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं बेसिकली एक नाम दे रहा हूँ। तो HF ID। अब यहाँ पर कोई हम यहाँ पर स्पेशल प्रॉपर्टी कोई पास करना चाहते हैं तो न्यू करके हम वही बात, कोई वैल्यू हम पास कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को पास कर सकते हैं। वरना मैं सीधा ही इतना छोड़ हिडन फील्ड या फिर ऐसे ही इसको लीव किया जा सकता है। मैं BR टैग फिर से लगा दे रहा हूँ नीचे आने के लिए, और लास्ट में भी एक BR टैग लगा दे रहा हूँ वहाँ पर भी। और हिडन फील्ड हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक देख लेते हैं पासवर्ड को कैसे, पासवर्ड का सेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, @HTML डॉट पासवर्ड यहाँ पर डायरेक्ट मिलता है, ये भी इनपुट टाइप पासवर्ड है, ठीक। ये एक इनपुट टाइप पासवर्ड है। यहाँ पर भी हम नेम दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर नेम इसका है पासवर्ड, मैं यहाँ पर पासवर्ड नेम दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू हम चाहे तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 या कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई एट्रीब्यूट, स्पेशल एट्रीब्यूट हमको लगाना है तो फिर से मैंने वही चीज़ बताई, इटरेट करके यहाँ पर कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर क्लास का सिंपली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने का काम होता है। लाइक हमारा समझ लो कि मॉडल से हम कोई डेटा हम ला रहे हैं, ठीक। @HTML उसको यूज़ करने के @HTML डॉट डिस्प्ले यूज़ करते हैं। लाइक हम मॉडल से कोई डेटा ला रहे हैं और उस डेटा में समझ लो कि जैसे कि अभी हमारी स्टूडेंट मॉडल में स्टूडेंट नेम नाम की प्रॉपर्टी थी। अब अगर मॉडल से हम रिटर्न किए हैं कोई भी प्रॉपर्टी और समझ लो स्टूडेंट नेम्स को हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक। तो
डायरेक्ट तो हम मॉडल को दिखा सकते हैं, लेकिन हम HTML.display का भी यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये काम करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नेम। तो अब जब स्टूडेंट नेम में डेटा आएगा, मतलब कि जब भी हम व्यू रिटर्न करेंगे, अगर समझ लो कि कंट्रोलर कहाँ गया, समझ लो कि ये व्यू है, ठीक। यहाँ से अगर मैं कोई स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट रिटर्न कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पर स्टूडेंट में रिटर्न कर देता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में नेम रहेगा, तो वो उस नेम की या फिर जो भी प्रॉपर्टी होगी, मैं यहाँ पर जो भी स्पेसिफाई करूँगा, तो अगर वो मैच करेगा, उसमें वैल्यू होगी, तो यहाँ पर तुरंत वो वैल्यू दिख जाएगी। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी का अच्छा एग्जाम्पल है और अच्छा काम भी है, ठीक। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू नल रहेगी, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर एक लेबल बना सकते हैं, ठीक। लेबल भी एक प्रॉपर्टी HTML की होती है, HTML की। तो मैं लिखता हूँ HTML हेल्पर डॉट लेबल। लेबल बेसिकली क्या करता है, एक लेबल जनरेट करता है। जैसे कि कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो उसके साथ एक लेबल होता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स रहती है तो उसके ऊपर नहीं लिखा रहता कि एंटर योर नेम, ठीक। लेबल में टेक्स्ट लिखा रहता है एंटर योर नेम, और नीचे टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो उस तरीके से हम कोई भी लेबल यहाँ पर बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सिंपली हमें क्या नाम है कि @HTML.label, उसके बाद हम जो भी प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी के लिए लेबल बना रहे हैं या जिस भी आईडी के लिए लेबल बना रहे हैं, उसका नाम हम यहाँ पर दे देंगे। लाइक मैं समझ लो कि स्टूडेंट रोल नंबर के लिए कोई बना रहा हूँ, ठीक। जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर बना देंगे, तो यहाँ स्टूडेंट रोल नंबर के लिए बताने लगेगा कि स्टूडेंट रोल नंबर के एक लेबल, मतलब बेसिकली ये क्या बनेगा, ये एक ऐसे बनेगा, लेबल ऐसे बनेगा। ये मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ, ये बेसिकली अगर जनरेट होगा HTML तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये लिखा रहेगा स्टूडेंट रोल नंबर, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक एडिटर यूज कर सकते हैं। एडिटर क्या है, अभी बता रहे हैं हम इसको। एडिटर बेसिकली क्या करता है कि इसके लिए मुझे जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ @HTML.editor, ठीक। एडिटर में मैं यहाँ पे पास करूँगा, लाइक कोई भी एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्सप्रेशन में वहाँ पे स्टूडेंट नेम पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। एडिटर बेसिकली काम ये करता है कि जिस भी टाइप का डेटा टाइप इसको मिलता है, लाइक इसको अगर कोई भी डेटा टाइप मिलेगा तो ये उस तरीके से काम करेगा, ठीक। लाइक समझ लो कि इसको अगर समझ लो कि कोई इंट टाइप का डेटा मिलता है, ठीक, तो ये इनपुट टाइप नंबर बना देगा, ठीक। लेकिन अगर इसको स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा कोई डेटा, ठीक, अगर जो भी डेटा हम बाइंड कर रहे हैं वो अगर डेटा जो है, जो भी सर्वर से व्यू हमने रिटर्न किया, ठीक, अब व्यू हमने रिटर्न किया, अगर हम स्टूडेंट क्लास में इसको हम जाएँ, यहाँ से इस क्लास में हम जाएँ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी है। तो अगर स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ कॉपी करूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक। मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दिया, फिर मैं ये ब्रैकेट मैंने लगाया, मैं फिर लिख रहा हूँ एडिटर, ठीक। यहाँ पर मैं क्या किया, @HTML.editor, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ठीक। मैं फिर भी यह लगाया, और मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट है फिर से, ठीक। यहाँ पर लाइक मैं कोई और प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, एक मैं बूल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ बूल इज, ठीक। मैं यहाँ पर इज मैं इसका नाम दे रहा हूँ इज, लेकिन मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ इज एलिजिबल, ठीक। मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको डेटा टाइप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसका नाम इज एलिजिबल दे दिया, तो इसका मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सेस कर ले रहा हूँ। फिर से मैं लिखता हूँ एडिटर @HTML.editor, ये इज एलिजिबल,
तो ये मिल गया। तो बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि जो एडिटर वर्क करता है वो इस तरीके से वर्क करता है कि वो डेटा टाइप को देखता है। अगर वो उसको इंट डेटा टाइप कोई मिलता है, ठीक, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट नंबर जनरेट कर देगा, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स। अगर स्ट्रिंग मिलेगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर बूल मिलेगा तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर देगा। तो मतलब बेसिकली एडिटर क्या है कि डेटा टाइप्स को देख के आइडेंटिफाई करता है। अगर डेट टाइम कोई डेटा टाइप है तो उसके लिए खुद ही इनपुट टाइप डेट जनरेट कर देता है। तो उसके लिए तो यहाँ पर कोड हमें क्या लिखना पड़ रहा है, वही कोड हमें सिंपली एक सिंपल कोड लिखना पड़ रहा है एडिटर। तो उस केस में अगर कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली मॉडल को हमने स्टूडेंट को इस तरीके से बाइंड किया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम रन करा के देखते हैं कि जो भी हमने फील्ड अभी बनाई है तो उसमें क्या क्या फील्ड बनी हुई है, किस तरीके से फील्ड बनी है। तो ये हम चेक करते हैं अभी। पेज ओपन हो गया है। पेज पे हम नेविगेट करते हैं। नेविगेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट कंट्रोलर में अपना पेज बनाए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर हमने कंट्रोलर का नाम दिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्शन का नाम देना पड़ेगा। तो एक्शन का नाम मेरे है रेजर पेज, तो मैं रेजर पेज पे क्लिक किया। जैसे मैंने रेजर पेज पे क्लिक किया तो रेजर पेज का व्यू जो है गेट मेथड जो भी होगा वो रन होगा। तो गेट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और गेट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये आप ये देखिए कि इनपुट टाइप फील्ड हो गया हिडन में। अब चूंकि हिडन तो दिखेगा नहीं तो ये हिडन रहेगा। अब यहाँ बेसिकली आप देखिए ड्रॉप डाउन भी हमारा बन चुका है, ठीक। तो जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था वो बन गया। अब डिस्प्ले फॉर्म में कोई वैल्यू तो थी नहीं, इसलिए मैं डिस्प्ले फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं दिखी। अगर कोई वैल्यू हो दिखती है तो वो बाइंड हो जाता। अब देखो एडिटर में क्या है, हमने केवल एडिटर लिखा, लेकिन ये इनपुट टाइप देखिए क्या है, इनपुट टाइप नंबर बना हुआ है। जबकि ये देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट बना हुआ है ये, जबकि यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर केवल नंबर टाइप होगा। और ये वाला देखो क्या हुआ, ये क्या बना है, ये चेक बॉक्स बन गया। क्यों, क्योंकि बूल की वैल्यू थी, तो बूल की वैल्यू थी तो इज इलिजिबल, यस नो, ठीक।
तो इस तरीके से। तो एडिटर फॉर इसलिए यूज, एडिटर मतलब इसलिए यूज होता है, ठीक। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई हैं अभी जस्ट ये, तो ये सब क्या है, ये सब तो हमारी क्या होगी, HTML हेल्पर का यूज़ करके हमने इसको बनाया, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये एक लूजली कपल्ड इसको बोलते हैं, ठीक। ये है तो ठीक, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ हम स्पेसिफाई कर लिए, ठीक। लेकिन ये क्या है कि लूजली कपल्ड है, ठीक। तो हमें क्या कर सकते हैं कि हमें जो भी मॉडल है, मॉडल से टाइटली बाइंड कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को। तो उसके लिए हमें इन सब सारे टेक्स्ट बॉक्स, मतलब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें वैल्यू को बार बार सेट करना पड़ता है। लाइक कोई भी वैल्यू हमको सेट करनी है, ठीक, तो हमें यहाँ पर वो वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक। और नेम के लिए हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका होता है, उससे हम बाइंड कर सकते हैं। लाइक मैं यहीं पर यहाँ पे क्या, मैं फिर से इस सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे कि यूजिंग HTML हेल्पर फॉर वैल्यू। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने फिर से पेस्ट किया नीचे, ओके, ये मैंने फिर से पेस्ट किया। तो ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक, तो इसके लिए हम जो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हम नेम और ये वैल्यू अलग अलग स्पेसिफाई किए हैं, अलग अलग सेट करना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम HTML.textbox होता है, एक होता है HTML.textbox फॉर, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम सीधे एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होंगी क्लास की। तो क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा @मॉडल से। तो मैंने @मॉडल से क्या किया है, स्टूडेंट को यहाँ पर बाइंड कर रखा है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर लिंक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो कोई भी वेरिएबल, लाइक यहाँ पर x हो सकता है, m हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी, तो मैं यहाँ पे m ले रहा हूँ, ठीक। तो उसके बाद फिर यहाँ पर गोज़ टू प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद फिर से हम उसी m जो वेरिएबल हमने बनाया है, डिक्लेयर किया इसमें, फिर m हम यूज़ करेंगे, फिर डॉट लिखेंगे। अब ये m डॉट जैसे ही करें हम, तो यहाँ पर सारी उस क्लास की प्रॉपर्टी आ गई, हमें बार बार देखना नहीं पड़ा कौन सा है। तो लाइक मुझे नेम को बताना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपली नेम, ठीक। अब मैं कॉमा कर रहा हूँ, तो ये अब यहाँ पर उसकी अलग अलग दूसरी प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बॉक्स फॉर मैंने यूज़ किया, तो टेक्स्ट बॉक्स फॉर में क्या हुआ कि अब देखो इसी से, अब यहाँ पर मैं न्यू एट्रीब्यूट अगर लिखता हूँ कोई भी, लाइक क्लास, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पहले ये क्लोज होगा, मैंने यह क्लोज कर दिया इसको। तो अब जो यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पर जो मैंने बनाया है, ये क्या है, ये @टेक्स्टबॉक्स फॉर का यूज करके बनाया है। अब देखो, अब यहाँ पर वैल्यू कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मॉडल में जो भी वैल्यू आएगी, ये ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट बॉक्स में सेट हो जाएगी, ठीक। और फिर इसी से तुरंत हम जो भी पोस्ट करेंगे, यहीं से इस मॉडल पे हम पोस्ट हो जाएगी, मतलब इस पर गेट भी हो जाएगी, इस पर सेट भी हो जाएगी। मतलब कि इस मॉडल की तरह अलग से हमें ये नहीं बताना पड़ेगा, अगर वैल्यू है तो यहाँ लिखो, नहीं तो मत लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे ही मॉडल में कोई वैल्यू आएगी, अगर मॉडल में कोई वैल्यू है रिटर्न करते समय, तो इसमें आ जाएगी, और नहीं है तो नहीं आएगी, ठीक। और जब भी हम पोस्ट करेंगे तो वापस इसमें सेट भी हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल में सेट भी हो जाएगी, ठीक। और जब गेट करते समय इस वाले वेरिएबल में गेट भी हो जाएगी। मतलब कि डुअल जो कोडिंग है वो नहीं लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब कि सीधे ये बता रहा है कि इसमें गलती के चांसेस नहीं है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी गलत होगी तो हम रन टाइम पे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसमें हमने कोई प्रॉपर्टी गलत कर दी तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। वो बता देगा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक, इस तरीके से। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, और यहाँ पर हमें सारा का सारा हिंट मिलता है, जो भी प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाहिए उसकी पूरी हिंट मिलती है, ठीक। तो इस तरीके से हम HTML जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिखा था, टेक्स्ट बॉक्स फॉर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और दूसरी भी प्रॉपर्टी जो भी हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स फॉर, रेडियो बटन फॉर, ठीक, सबकी फॉर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। देखिए फॉर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, लेकिन फॉर प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स फॉर है, तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया फॉर होता है, ठीक।
तो यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया फॉर लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा कि अब ये वैल्यू इससे नहीं बनेगी, इससे बनेगी, ठीक है। टेक्स्ट एरिया फॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस मैंने बताया आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैंने डिक्लेयर किया एम डॉट, ठीक। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट एरिया जिसके लिए भी हम लेना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास एड्रेस वेड्रेस कोई है नहीं, तो मैं फिर इसको भी क्या नाम है कि नेम ही स्पेसिफाई कर देता हूँ। अगर एड्रेस होता तो एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे हम, ठीक। उसके बाद न्यू करके हम इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, ठीक। और उसकी वैल्यू अलग से दे सकते हैं। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, रेडियो बटन को, ठीक। चेक बॉक्स यूज़ करना है तो चेक बॉक्स है ये, ठीक। और चेक बॉक्स फॉर ऐसे यूज होता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे कि चेक बॉक्स है तो यहाँ पर चेक बॉक्स फॉर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक। इसी तरह से हम फॉर प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो सबकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ठीक। एम डॉट, अब यहाँ पर चेक बॉक्स हम बता देंगे किसी लिए, इज एलिजिबल के लिए है, ठीक। यहाँ पर उसकी वैल्यू कोई नई प्रॉपर्टी देनी है तो वो हम दे सकते हैं। अब इसका ट्रू फॉल्स कैसे सेट होगा, इसका ट्रू फॉल्स सेट होगा जब मॉडल में जो भी वैल्यू होगी रिटर्न करते समय वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। मॉडल में मतलब कि यहाँ से जब हम कोई भी वैल्यू इस पेज पर रिटर्न करेंगे तो इस मॉडल के अंदर इस प्रॉपर्टी में उस टाइम कोई भी जो भी वैल्यू होगी, लाइक ट्रू अगर होगी तो ट्रू, फॉल्स होगी तो फॉल्स, ठीक। तो ट्रू फॉल्स जो होगी वो यहाँ पर वो इसको डिसाइड करेगी कि ये चेक होगा कि अनचेक होगा, ठीक। इस तरीके से सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं, हिडन फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ें। बस फॉर प्रॉपर्टी यूज़ करना है, उसके बाद क्या करना है कि एम का यूज़ करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी किस तरीके से हम HTML हेल्पर्स का यूज़ करके अपना फॉर्म के एलिमेंट्स को बना सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ हम तुरंत यहाँ देखना चाहेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। अब हम तुरंत एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आते हैं। एप्लीकेशन जब भी हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हम तो चाहते हैं कि एप्लीकेशन अच्छा बने, कोई भी एरर ना आए, लेकिन चांसेस आते हैं कि एरर आ जाती है। तो कभी भी हमारे एप्लीकेशन में किसी भी वजह से एक्सेप्शन आ सकती है, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर वे होना चाहिए। कभी तो हम नहीं दिखाना चाहते कि कोई भी पेज ऐसे दिखे, लाइक मैं यहाँ पर ये मेरा गेट मेथड है, ठीक। मैं भी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया हूँ पेज को। अब ये पेज बकायदा रिफ्रेश मैंने किया हूँ तो ये चल रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा दे रहा हूँ। रेजर पेज यही तो गेट मेथड है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो ब्रेक पॉइंट को हिट किया, ठीक। और अभी क्या किया, फिर ये मॉडल को रिटर्न कर दिया, पेज लोड हो गया, ठीक। कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेप्शन लाना है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ कोड लिखने के लिए हमें डिबगिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। मैंने डिबगिंग स्टॉप कर दी। डिबगिंग स्टॉप होने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन लाना है, तो मैं एक्सेप्शन कैसे लाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, str इक्वल टू, इसको मैं नल असाइन कर देता हूँ, ठीक। मैं इसमें नल वैल्यू डाल देता हूँ कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं। अब नल वैल्यू हुए, अब नल वैल्यू का क्या मतलब, नल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, उसमें असाइन ही नहीं वैल्यू। अब असाइन नहीं है वैल्यू, तब भी मैं उसका क्या करता हूँ, उसका लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक। लेंथ str डॉट लेंथ। अब अभी तो पता चलेगा नहीं कि इसमें लेंथ में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी तो पता चलेगा नहीं लेंथ में क्या है क्या नहीं है, ठीक। लेकिन जब हम इसको रन कराएंगे तब str में क्या होगी, नल वैल्यू होगी, और तब उसका ये लेंथ निकालने की कोशिश करेगा तो लेंथ नहीं दिखाएगा, क्योंकि उस str में कुछ है ही नहीं, बेसिकली नल वैल्यू है, ठीक। तो इसको बेसिकली हम रन करा के देख रहे हैं कैसे एरर आएगी यहाँ पे।
एप्लीकेशन रन हो चुका है। हम अपने पेज पे नेविगेट करते हैं। पेज पे नेविगेट करने के लिए हम अपने कंट्रोलर का नाम डालेंगे और फिर कंट्रोलर का नाम डाल के स्लैश एक्शन का नाम डालेंगे। तो हमारे एक्शन का नाम जो है वो रेजर पेज है। तो मैं रेजर पेज लिखा, मैंने जैसे ओके किया, सबसे पहले इसका गेट मेथड चलेगा। तो गेट मेथड इसका एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं F10 करूँगा। F10 बेसिकली मैं एस से करूँगा। मैं जैसे इस पर नेक्स्ट किया तो ये अगले वाले पे वैल्यू गई, फिर मैंने नेक्स्ट किया। अब फिर जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो देखिए क्या आया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, str वाज नल। मतलब कि इस str वेरिएबल में कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी का भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस इसमें नहीं डाला गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये नल वैल्यू है। ठीक, और तब भी उसका लेंथ निकाल रहे हो, ठीक, तो नहीं निकल सकता। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, लेंथ नहीं निकला। अब जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो अब देखना ये एरर आ गया। ठीक, तो हम कभी नहीं चाहते कि क्लाइंट को हमारा कोई एरर देखे। बेसिकली एक एरर का प्रॉपर मैसेज उसको देखे तो वो ज़्यादा सही है, या फिर किसी एरर पेज पे वो चला जाए, रिडायरेक्ट हो जाए किसी और पेज पे, ठीक, तो वो भी सही है। ठीक, किसी एरर पेज पे चला जाए वो भी सही है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं सही है। ठीक, तो इन सबको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन जो आते हैं उनको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। ठीक, तो बेसिकली ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होगा। अगर हमें अगर पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को मैनेज करना है, लाइक यहाँ पे एरर आ रही है, हमें चांस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक, उस ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जो हमें एरर आने के चांसेस होते हैं। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, और उसके बाद कैच ब्लॉक लिखते हैं। कैच ब्लॉक में बेसिकली हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमें करना है। ठीक, लाइक समझ लो कि str में यहाँ पर मैं अगर लेंथ निकला तो लेंथ इसमें आ जाएगा, वरना अगर लेंथ नहीं निकला तो क्या, तो लेंथ नहीं निकला तो समझ लो कि मैं लेंथ टाइप की वैल्यू को मैं 0 करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू एरर आने पर जो हमें कोड लिखना होगा वो हमें यहाँ लिख लूँगा। ठीक, राइट कोड ऑन एरर, अगर एरर आती है तो आप क्या कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक, तो वो ट्राई कैच का ब्लॉक होता है। एक बार ट्राई होता है, फिर एक बार कैच होता है। ठीक, उसके बाद इसी के साथ एक फाइनली ब्लॉक होता है जो हर बार एग्जीक्यूट होना। बेसिकली ये ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं कि ट्राई कैच में क्या होता है कि या तो ट्राई एग्जीक्यूट होता है या कैच एग्जीक्यूट होता है। ठीक, एक इसी के साथ एक ब्लॉक आता है फाइनली ब्लॉक। ठीक, ये क्या करता है कि इसमें अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो हर बार एग्जीक्यूट होगा। लाइक मैं लास्ट में क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग को एम्प्टी करना चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फाइनली ब्लॉक्स एग्जीक्यूट्स ईच टाइम, हर बार एग्जीक्यूट होती है। ठीक, तो ये चीज़ है। कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं है फाइनली ब्लॉक लगाना, लेकिन कैच ब्लॉक लगाना ट्राई के साथ एक ज़रूरी है। ठीक, फाइनली हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर कोई ऐसा कोड की नीड पड़ती है कि हाँ हमें एक पर्टिकुलर कोड को बार बार क्या नाम है एग्जीक्यूट करना है, जैसे लाइक मैं डेटाबेस से कनेक्शन बनाया हूँ, लेकिन मैं हर बार ये क्या कनेक्शन बने, डेटाबेस से डेटा आए या ना आए, लेकिन हमें बार बार कनेक्शन ये चेक करके उसको बंद कर देना है। तो ऐसा अगर कोई कोड हम तो उसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक, ताकि फाइनली ब्लॉक में हर बार वो चेक करे कि डेटाबेस से कनेक्शन ओपन है कि क्लोज है, अगर क्लोज ओपन है तो बंद कर दे। ठीक, अगर हम नहीं नीड है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक लिखेंगे। तो इस तरह के एक छोटा एक्सेप्शन हैंडल किया जा सकता है। लेकिन बड़े लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको हटा देंगे। ठीक, लाइक मैं यहाँ पे एक्सेप्शन मेरा आ रहा था। ठीक, तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि हम वेब कॉन्फिग से मैनेज कर सकते हैं। तो हम वेब कॉन्फिग में जाते हैं और यहाँ पर वेब कॉन्फिग में आके यहाँ पर वेब कॉन्फिग में मैं आता हूँ और system.web के अंदर, ठीक, आता हूँ system.web के अंदर। इसमें एक होता है कस्टम एरर एट्रीब्यूट। ठीक, तो कस्टम एरर मैंने लिखा, इसका मोड मैं कर दूंगा ऑन। ठीक, ये ऑन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट दे सकता हूँ, मतलब कि मैं बता सकता हूँ कि अगर एरर आती है तो कहीं चले जाओ भैया, कहीं चले जाओ मतलब किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओ। तो डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट मैं दे देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ लाइक जैसे कि एक एरर का पेज बन के आता है जब भी हम इसी का प्रोजेक्ट लेते हैं। देखो error.html, तो मैं इसी पेज पे भी भेज देता हूँ, कोई नया पेज नहीं बनाऊंगा। तो error.cshtml, तो मैं लिख देता हूँ कि shared फोल्डर के अंदर error.cshtml वाले पेज पे चले जाओ। ठीक, मतलब जब भी कोई एरर आती है तो आप क्या करो कि शेयर्ड के अंदर error.cshtml पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक, तो इंटरनल 500 के लिए वर्क करता है, तो ये इस पेज पे क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है, ऐसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ये पाथ अगर हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं और केवल हम कस्टम एट्रीब्यूट ऑन कर रहे हैं, तो एक हैंडल एरर एट्रीब्यूट होता है, उसकी मदद से भी किया जा सकता है। मतलब कि ये HTTP गेट है, यहीं पर मैं क्या कर सकता हूँ, हैंडल एरर एट्रीब्यूट ये मैं लगा सकता हूँ। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पर पास कर सकते हैं, एक्सेप्शन टाइप।
ठीक, एक्सेप्शन टाइप हमारा क्या है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप हमारा है नल रेफरेंस का एक्सेप्शन रहेगा, ठीक। ये नल रेफरेंस का मेरा एरर है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं व्यू बता सकता हूँ कि अगर नल रेफरेंस की एरर आए तो ये कहाँ पर जाना है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली नल रेफरेंस को ऐसे नहीं सकते, टाइप को हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ का यूज़ करके बताएंगे। तो मैं टाइप ऑफ यूज़ करता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये इस टाइप का है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर किसी भी ये इससे ये है कि किसी भी पार्टिकुलर एक्शन के ऊपर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और व्यू में यहाँ पर मैं बता सकता हूँ डबल कोड में कि जो है हमारे व्यूज़ फोल्डर के अंदर शेयर्ड के अंदर एरर डॉट CSHTML का पेज है, वहाँ पर चले जाएँ, ठीक। और ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी एरर को मैनेज किया जा सकता है बाय यूजिंग हैंडल एरर, ठीक, एट्रीब्यूट। हैंडल एरर एट्रीब्यूट, जब याद रखिए हम जब भी इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एरर को हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या वो चीज़ें ज़रूरी है? एक तो पहली चीज़ कि वेब कॉन्फ़िग में कस्टम एरर मोड ऑन होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि हम ऐप स्टार्ट में जाएंगे तो फिल्टर कॉन्फ़िग आएगा, तो फिल्टर कॉन्फ़िग में देखिए आप हैंडल एरर एट्रीब्यूट को रजिस्टर किया गया है, किसके साथ, रजिस्टर ग्लोबल फिल्टर्स के साथ, ठीक। तो ये कोड के अंदर, ये ग्लोबल फिल्टर्स के अंदर फिल्टर डॉट एड में ये होना ज़रूरी है, मतलब कि ये हैंडल एरर एट्रीब्यूट जो है वो ग्लोबल फिल्टर्स के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर नहीं है तो आपको ये कोड, इतना पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो एक ये तरीका हो गया कि हम एरर को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या ये वीडियो भी, ठीक। अब देखो इसको हम तो कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, जैसे एग्जीक्यूट होगा, ये लेंथ आएगा तो ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो ये पहला ये तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये करें कि हम अपने कंट्रोलर पे एक ऑन एक्सेप्शन का मेथड होता है, उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैं इसको हटाऊंगा, आप इसको रन करा के देख लेना। मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप रन करा के देख लेना, ठीक। अभी क्या है, मैंने फिर से इसको हटा दिया है, ठीक, मैंने फिर से इसको हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नया मेथड बना देता हूँ, ठीक। कंट्रोलर्स ऑन एक्सेप्ट, कंट्रोलर का ऑन एक्सेप्शन मेथड का, ठीक। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन एक्सेप्शन ठीक है। तो ये है, जब भी एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ अगर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे तो जब भी एक्सेप्शन आएगा तो मतलब कि ये दूसरा तीसरा तरीका कह सकते हो, दूसरा तरीका कह सकते हो, जब भी एक्सेप्शन आएगा तो सीधे यहाँ पर क्या करेगा, ये ओवरराइड कर देगा, मतलब कि इस मेथड पे ब्रेक पॉइंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी कोड हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स को हैंडल एट्रीब्यूट्स, लाइक फिल्टर डॉट, अब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल्ड को मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँगा कि हाँ एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर फिर मैं जो भी डेटा है, लाइक मैं यहाँ पर समझ लो कि मुझे चेक करना है कि एरर कौन सा है। हैंडल एरर एट्रीब्यूट में ये फ़र्क है कि ये एरर को हैंडल तो करता है लेकिन ये लॉग नहीं बताता, ये मतलब ये बताता नहीं कि एक्चुअली कौन सी एरर थी, मतलब कि कोई अगर लॉग रिकॉर्ड में जो डेटाबेस में मेंटेन करना है या कहीं भी मेंटेन करना है तो वो नहीं बताता। जबकि ऑन एक्सेप्शन जो होता है वो लॉग हमें बताता है कि कौन सी एरर आई थी, पार्टिकुलर सब कुछ मैसेज के साथ बताता है। तो समझ लो मैसेज कोई वेरिएबल में मैं लॉग करना चाहती हूँ या किसी वेरिएबल में कैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का एरर, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सेप्शन डॉट मैसेज। अब यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन का मैसेज होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक। तो हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग इन डेटाबेस में रख सकते हैं या लॉग कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि लाइक हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं किसी एक्शन पे इसको रिडायरेक्ट करना चाहूँ, मतलब बाय द वे कि अगर कोई एरर आ गई इस कंट्रोलर पे तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक्शन पे चला जाए, मतलब कि किसी एक्शन पे मेथड पे ही हिट कर जाए, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजल्ट, मतलब इसके रिजल्ट में हमें क्या देना पड़ेगा, एक हमें बताना पड़ेगा रिडायरेक्ट टू एक्शन, हम इसको एक्शन पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक। तो एक्शन पे रिडायरेक्ट टू एक्शन पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्शन का नाम पास करना पड़ता है। तो मान लो कि मैं पहले ही पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक।
मैं पहले पेज पे रिडायरेक्ट अगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, समझ लो कि कौन सा पेज है, इंडेक्स पेज है स्टूडेंट का ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, समझ लो कि मुझे इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंडेक्स कामा और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ये यूज़ दिस टू redirect on particular एक्शन मेथड। किसी एक्शन मेथड पर रिडायरेक्ट करने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एक्शन मेथड पर नहीं यूज़ करके किसी पार्टिकुलर पेज पे भेजना चाहता हूँ, लाइक फिल्टर तो उसके लिए हम लिखेंगे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजल्ट इक्वल टू न्यू व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, व्यू रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और व्यू रिजल्ट में यहाँ पर पास करूँगा व्यू में मैं पास कर दूँगा यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर पास करेंगे। तो पाथ मेरा कहाँ है, व्यूज़ के अंदर, व्यूज़ शेयर्ड और एरर का पेज मेरा यहाँ रखा है CSSTML, ये यहाँ पे ये, तो यहाँ पर मेरा व्यू पड़ा हुआ है। एरर आ रही है तो देखना पड़ेगा ये एरर क्यों आ रही है। बेसिकली यहाँ पर शायद व्यू, ओके यहाँ पर व्यू कोई प्रॉपर्टी नहीं है, व्यू नेम की प्रॉपर्टी है। तो व्यू नेम में हम ये स्पेसिफाई करेंगे, व्यू नेम में हम यहाँ बता देंगे कि इस पेज पे इस जगह पे इसको जाना है, तो वहाँ पर ये क्या होगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा ये समझ लो कि मैं इस पेज पे भेजना चाहता हूँ, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज दिस टू रिडायरेक्ट ऑन पर्टिकुलर पेज। किसी पेज पे अगर हमें रिडायरेक्ट करना है तो हम फिर इसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि दो जगह एक साथ रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी मैं पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ और एक्सेप्शन आने के बाद देखता हूँ कि कैसे रिडायरेक्ट होता है या क्या होता है।
तो पेज लोड हो चुका है हमारा। हम नेविगेट करते हैं अपने पेज पे। तो हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर रेजर सबसे पहले ब्रेक पॉइंट इसके गेट मेथड को हिट किया, तो हम F10 सॉरी नहीं करेंगे। शिट, ये करूँगा। नेक्स्ट पे मैं क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर जैसे फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक्सेप्शन यहाँ पर आया, मैं कंटिन्यू किया। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया, देखो ये पेज पे रिटर्न नहीं हुआ है। ये देखो पेज अभी भी लोड हो रहा है, पेज पे रिटर्न नहीं हुई, ये ऑन एक्सेप्शन मेथड पे आ गया। अब ऑन एक्सेप्शन मेथड पे आ गया, अब फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने एक्सेप्शन यहाँ बता दिया, यहाँ पर एरर आ गई। अब एरर को अगर मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा एरर है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो यही चीज़ है हैंडल एरर एट्रीब्यूट और इसमें फ़र्क। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ कि ये रिजल्ट पे बता दिए कि इसको कहाँ जाना है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या है कि एरर पेज पे आ गया। तो बेसिकली यही हम चाह रहे थे। हमारा क्या हुआ कि हमारा एरर नहीं आया, ये हमें एरर किसी एरर पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसा पेज हम डिज़ाइन करना चाहते हैं या जो भी हम दिखाना चाहते हैं वैसे हम यूज़र को दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ है। इस तरीके से हम क्या है कि पार्टिकुलर कंट्रोलर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, वो इससे हम किसी एक्शन लेवल पे एरर को हैंडल किए थे। ठीक, इससे हम कंट्रोलर लेवल पे एरर को हैंडल कर सकते हैं। अगर एरर आएगी तो हम इससे हैंडल कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मुझे पूरे एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करना, मतलब एप्लीकेशन में कोई भी एरर आए और कैसे भी एरर आए, ठीक, उसको मुझे मैनेज करना है, उसके लॉग को रखना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने फाइल में। ठीक, तो उसके लिए मैं अभी फिर से ये कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि वो मेथड हिट करे। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक, अभी फिर से ये एरर जनरेट करेगा और एरर आएगा। तो फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे global.axx फाइल में आऊँगा। मैं global.axx फाइल में मैं आऊँगा। ठीक, तो जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट का मेथड है उसी तरीके से global.axx फाइल में प्रोटेक्टेड void एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर नाम का एक मेथड मिलता है। ठीक, तो एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर वाली जो मेथड होती है, ठीक, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली हिट करता है। इसको हमें कहीं कॉल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली हिट करता है। और यहाँ पर हम जब भी एरर को गेट करना है तो मैं समझ लो कि मैं स्ट्रिंग टाइप का EX लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सर्वर नाम का मिलेगा आपको डॉट, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि गेट लास्ट एरर जो मेथड होता है वो ये बताता है कि लास्ट एरर कौन सी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेप्शन टाइप का है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में लेके यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि ये एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन मिल गया मुझे। फिर यहाँ से लॉग योर एक्सेप्शन, अपने एक्सेप्शन डेटा को हम लॉग कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी हम लॉग करना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ हम लॉग कर देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे एरर आएगी। ठीक, और यहाँ पे भी हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिडायरेक्ट टू रूट, रिडायरेक्ट रिजल्ट। ठीक, यहाँ पर हम अपना पाथ बता सकते हैं। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट पे देखता हूँ कि यहाँ पर ये URL हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट कंट्रोलर पेज कौन सा है मेरा, ये पेज है ना, तो मैं इसको फिर से रन कराता हूँ।
तो गेट मेथड मेरा फिर से हिट हुआ है, तो गेट मेथड हिट हुआ है, ओह सॉरी यार, ठीक है, गेट मेथड हिट हुआ है। मैं नेक्स्ट पेज पे इससे जाता हूँ, क्योंकि मेरे रिकॉर्डर जो है उसका F10 फंक्शन F10 से स्क्रीन जूम इन जूम आउट होता है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो जो मेरा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर पे हिट करना चाहिए। तो अभी मैं देखूँगा कि ये हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे भोसड़ी खा लिया तुम। प्रोजेक्ट को हम अपने क्लीन कर देंगे यहाँ से, ताकि पुरानी DLL फाइल्स जो है वो हट जाएं। और उसके बाद क्या नाम है कि हम देखेंगे कि किसी कंट्रोलर लेवल पे कोई एक्सेप्शन की कोड तो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे भी कोड कमेंटेड है, और यहाँ पे भी जो रिडायरेक्ट का कोड था वो कमेंट कर दिया गया है। और वेब कॉन्फ़िग में भी कस्टम एरर मोड ऑन है, बट कोई रिडायरेक्ट का कोड नहीं लिखा गया है। और global.axx फाइल में फिर से मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ब्रेक पॉइंट फिर से मैं यहाँ लगाता हूँ, और बिल्ड करता हूँ मैं प्रोजेक्ट को। कंट्रोलर को रन कराते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है। वहाँ पर ऑन एक्सेप्शन मेथड पे एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर पे हिट होना चाहिए global.axx की फाइल में, क्योंकि वो एप्लीकेशन लेवल की एरर है। तो global.axx फाइल में एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर मेथड का यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि एप्लीकेशन में कहीं भी एरर आती है तो सीधे उस मेथड को हिट कर जाता है। बाकी वो कंट्रोलर लेवल पे जो हमने पुराना यूज़ किया ऑन एक्सेप्शन ओवरराइट किया उस मेथड को, वो कंट्रोलर मेथड पे था, और एरर हैंडल एरर एट्रीब्यूट जो था वो एक्शन लेवल पे था, और ये एप्लीकेशन लेवल पे है। यहाँ से भी अगर हम किसी पेज पे अगर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई कंट्रोलर का ऑप्शन नहीं होता, कंट्रोलर एक्शन का, तो क्योंकि ये HTTP एप्लीकेशन की मेथड है global.axx फाइल। तो इसके लिए यहाँ से अगर हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें response.redirect का यूज़ करना पड़ेगा।
एप्लीकेशन रन हो गया है, तो पेज को हम अपने रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर का नाम स्लैश एक्शन का नाम, और हमारे एक्शन का नाम है रिजल्ट पे। तो मैं इस पर रिडायरेक्ट करता हूँ, तो इसका गेट मेथड हिट हुआ। हम फिर से देखें, तो मैं फिर से क्या करता हूँ कि F10 करता हूँ अपने मेनू से नेविगेट करके। तो मैं F10 किया, जैसे मैंने F10 किया यहाँ पर एक्सेप्शन आया। तो एक्सेप्शन आने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। तो अभी क्या है कि ओके, यहाँ पर ये आ जा रहा है एरर पेज पे। ये global.asx फाइल में कोड है, मुझे लगता है कि केवल इसकी वजह से आ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ग्लोबल लेवल पे मैंने लिखा है इस कोड को। तो आप भी ये ट्राई करिए, देखिए कि ये एरर पेज पे जा रहा है कि या फिर किसी और पेज पे आप नेविगेट कर रहे हैं वहाँ पे जा रहा है। तो बेसिकली global.asx फाइल में बेसिकली इसी तरीके से मैनेज किया जाता है कोड को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे एरर को हम कोड को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ अपना डेटा लॉक कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें हमने देखी। तो उसके बाद जब भी अगर हमें यहाँ से किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। और वो कोड जैसे लाइक यहाँ पे कंट्रोलर और एक्शन का ऑप्शन नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और यहाँ पर हम अपना पाथ दे सकते हैं लाइक URL। तो हमारा URL समझ लो क्या है, हमारा URL था क्रिएट के अंदर error.cshtml, ये भी हम दे सकते हैं, या फिर केवल इतना ही देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, एक्सपीरियंस से ये समझ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि URL पे नेविगेट कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह URL पे हम भेज सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम किसी कंट्रोलर एक्शन पे भेजना चाहें तो वहाँ से भी भेज सकते हैं। लाइक हमारा समझ लीजिए कि यहाँ बेसिकली मुझे एक पाथ देना पड़ेगा कंट्रोलर एक्शन का, URL हमें URL पूरा बताना पड़ेगा। तो URL.एक्शन जनरेट करता है, तो home/index पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, रिडायरेक्ट URL, ठीक। तो यहाँ बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली आज के ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि किस तरीके से रेजर सिंटैक्स को यूज़ किया जा सकता है, उसमें ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, और स्कोप किसका कहाँ तक होता है कि, और उसके बाद जो हमारी क्लाइंट साइड सर्वर साइड की कोडिंग कैसे मिक्स करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट करते हैं। उसके बाद HTML हेल्पर्स को हमने देखा। HTML हेल्पर्स में सिंपल HTML हेल्पर टेक्स्ट बॉक्स को देखा, टेक्स्ट बॉक्स फॉर के साथ जो भी प्रॉपर्टीज यूज होती है उनको भी देखा, उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही हमने देखा कि ड्रॉप डाउन को कैसे बाइंड किया जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने देखा कि एक्सेप्शन कितने टाइप की होती है, बेसिकली टाइप क्या, हम कितने टाइप से उसको हैंडल कर सकते हैं ये हमने देखा। ट्राई कट फाइनली का मतलब हमने समझा। और उसके बाद क्या नाम है कि एक्शन लेवल पे, कंट्रोलर लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये हमने यहाँ पर सीखा। तो ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द ट्यूटोरियल एंड जय हिंद, बाय।